तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जानने से पहले एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में दोबारा से जान लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? हमेशा याद रखो, आप लोग जहां बैठकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो वो पोजीशन क्या कहलाती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बहुत बढ़िया, वो फ्रेम जो एट रेस्ट हो या फिर किस पे हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो। ये दो कंडीशन जो फ्रेम फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो फ्रेम हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है जिस फ्रेम का, या फिर रोटेशन हो रहा है, उस तरह का फ्रेम क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल। अर्थ को क्या लेंगे? इनर्शियल नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। भली अर्थ रोटेट हो रही है लेकिन हम रहते कहाँ हैं? हम तो अर्थ पे रहते हैं, तो हमारे हिसाब से अर्थ क्या है? रेस्ट पे है, तो इसलिए हम अर्थ को क्या लेके चलते हैं हमेशा? इनर्शियल। अब देखो न्यूटन के 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ बोलता है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। दूसरा क्या बोलता है? एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाइड कर रहे हैं किसी बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। और तीसरा क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब न्यूटन के जो लॉ थे ना तीनों, इनमें से जो 2 लॉ हैं, लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2, ये हमारे इनर्शियल फ्रेम पे ही पॉसिबल है, नॉन इनर्शियल पे पॉसिबल नहीं था। जब ये नॉन इनर्शियल पे पॉसिबल नहीं था, उसको पॉसिबल करने के लिए हम एक नई फोर्स लाए जो है हमारी सूडो फोर्स। तो जानते हैं सूडो फोर्स क्या होती है? देखो, ये हमारी इमेजिनरी फोर्स है, हमने फिक्शन कर रखा है कि भाई ऐसे फिक्टिशियस फोर्स है, हमारी रियलिटी में नहीं होती, हमने बस इमेजिन कर रखा है। हम इसको इमेजिनरी फोर्स भी बोल सकते हैं। कहाँ लगती है? जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारा मोशन करता है कुछ इस तरह, मैंने बोला ये मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है कुछ ए के साथ। हमने अब तक तो ये जाना था कि सिर्फ इनर्शियल के लिए वर्क करती है, इनर्शियल के सारे केस में फॉलो भी कर रहा था, बट हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि नॉन इनर्शियल में फॉलो नहीं करता। अब इसमें कंडीशन कैसे फॉलो? ये देखो, जब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं मोशन, सपोज करो आप लोग इधर खड़े हो, आप देख रहे हो एक पेंडुलम है वो इधर लटका हुआ है, कोई मास है वो इधर ऐसे लटका हुआ था जब बॉडी रुकी हुई थी, बट जब चलनी स्टार्ट हुई और इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता गया तो हमने देखा ये क्या होता है? पीछे लटक के यहाँ पे पहुँच जाता है, इसकी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज। अब देखना पूरी जर्नी में जैसे जैसे वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब कंटिन्यूस एक्सेलरेशन होता जाएगा, ये कंटिन्यूस इधर ही लटका रहेगा, ये क्या होगा? पीछे की तरफ ही मूव हो रखा होगा। ये जो पोजीशन हो जाएगी, अब इस पोजीशन को हम लेके चलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो, मतलब इस पर जो ओवरऑल फोर्स लग रही है कितनी होगी? 0 होगी। अब सूडो फोर्स का यहाँ काम क्या आ रहा है? ध्यान से समझना। सूडो फोर्स इधर क्या बोल रही है? सूडो फोर्स बोलती है एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अगर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है इस बॉडी का, तो इस बॉडी पर सूडो फोर्स कहाँ लग रही होगी? इस तरफ लग रही होगी। मैंने बोला बॉडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उन पर सूडो फोर्स इस तरफ लग रही होगी। अगर मैं बात करूँ इस पेंडुलम की, इस बॉब की, बॉब भी बोला जाता है बहुत जगह, तो इस पर एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? बैकवर्ड हो रहा है। इस पर फोर्स लग रही है बैकवर्ड, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma होता है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ F इक्वल्स टू ma। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये जो F है यही मेरी सूडो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से उस पोजीशन पे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही फोर्स क्या कहलाती है? सूडो फोर्स। आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ी चल रही है, आप लोग नॉर्मली खड़े हो, अचानक से ब्रेक लगा, आप आगे की तरफ जा रहे हो, ब्रेक लगा तो एक्सेलरेशन पीछे हुआ, आपकी बॉडी कहाँ गई? आगे गई, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में गई ना। तो इस केस में क्या हुआ? जिस फोर्स ने आपकी बॉडी को आगे भेजा वो फोर्स सूडो फोर्स कहलाई। यहाँ पे एक्सेलरेशन आगे हो रहा है, पेंडुलम कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। बॉब कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स? सूडो फोर्स। तो ये कहाँ पे काम आती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम पर। हमेशा एक चीज़ और याद रखना, जो हमारी सूडो फोर्स होती है ना, वो वैलिड नहीं होती न्यूटन के तीसरे लॉ के लिए। सूडो फोर्स न्यूटन के तीसरे लॉ को फॉलो नहीं करती। इस चीज़ों को ध्यान रखना। अब यहाँ देखो, सूडो फोर्स लग रही है इधर, एक्सेलरेशन हो रहा है इधर, तो कभी भी पूछा जाए सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बोलूँगा
F इक्वल्स टू माइनस एम ए। ये होता है मेरा सूडो फोर्स का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को मैं और किस तरह लिख सकता हूँ, F इक्वल्स टू एम ए। जब मैं फॉर्मूला इस तरह बोल रहा हूँ तो इसमें मैं एस्केलेशन की डायरेक्शन क्या बता रहा हूँ, इस तरफ बता रहा हूँ। जब मैंने सिर्फ एम ए बोला तो मैं एस्केलेशन क्या लेके चल रहा हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ। तो फॉर्मूला ध्यान रखो, एम ए कब बोलोगे, जब ओरिजिनल एस्केलेशन तुम अपोजिट डायरेक्शन लेके चल रहे हो, और माइनस एम ए जब तुम सेम डायरेक्शन में लेके चल रहे हो। तो फॉर्मूला बस लिखने का तरीका ही हमारी ओवरऑल एक ही चीज़ है, कुछ कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं है। क्या यहाँ तक कोई डाउट? अब इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक गाड़ी है वो मोशन कर रही है, अंदर लटका है कोई ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहाँ पे जिस एंगल से वो पीछे गया वो एंगल कितना है, बताओ। इस बॉब और इस रस्सी के बीच जो टेंशन लग रहा है, यहाँ जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन लग रही है उसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। पहले डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, सूडो फोर्स क्या होती है। तो हेडिंग डालो सूडो फोर्स। इट इज a fictitious force or imaginary force or correcting force which is used to explain the motion of object in non-inertial frame। ये हमारी किसकी डेफिनेशन होगी, सूडो फोर्स की। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, एस्केलरेशन की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। तो हम इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, चाहो तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज opposite to the direction of acceleration of the frame। acceleration of the frame। फॉर्मूला लिख दो, डायग्राम बना लो, फॉर्मूला लिख दो। ये जो फोर्स है यही फोर्स क्या है हमारी, सूडो फोर्स। कंफ्यूज मत होना। नोट डाउन कर लिया सबने? चलो बात करते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारा, अ पेंडुलम ऑफ मास स्मॉल एम, स्मॉल की स्पेलिंग मत लिखना, छोटा वाला एम लिखना है हमें, ठीक है। स्मॉल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग of a train moving with an acceleration small a, as shown in figure, full stop। Find the angle theta in the equilibrium position full stop। Also calculate tension in the string। करके बता दो।
तो डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा जो हमें डायग्राम गिवन है, मैं बना के बता दे रहा हूँ डायग्राम कैसे होगा। देखो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, बोला है हमारे पास है बॉडी जिसमें लटक रहा है एक पेंडुलम, इसका और है कुछ एक्सिलरेशन ए, मुझे बताना है यहाँ से जो एंगल बन रहा है थीटा कितना है, और यहाँ जो मेरी टेंशन लग रही है टी, इसकी वैल्यू क्या है। यही दो चीज़ मुझे यहाँ पे फाइंड करके बतानी है, करके बता दो क्या आएगा आंसर। याद रखना ये जो बॉब है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये किस पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इस पे नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। इस बेसिस पे सोचो और बताओ। चलो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। सिर्फ इसके लिए अगर मैं फ्रेम हटा दूं, सिर्फ इस पे फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है उसे देखते हैं। ध्यान से देखना, मैंने बोला ये रहा मेरा स्ट्रक्चर, यहाँ ये मूव करके इधर आ रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ बन रहा है मेरा एंगल थीटा, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ये क्या है मेरी टेंशन, क्या पीछे कोई फोर्स इसको लेके जा रही है, कौन सी फोर्स, सूडो फोर्स, जो कि है ma। अब एक चीज़ बताओ, ये कोई हमारा वेक्टर है, वेक्टर के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, एक बन गया मेरा इस तरह, एक बन गया मेरा इस तरह, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, कॉस थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा हमारा, तो ये हो गया हमारा टी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, टी साइन थीटा। ऐसे ही होता है, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा का कंपोनेंट, जिसके साथ नहीं वो साइन थीटा का कंपोनेंट। तो मैंने बना दिए दोनों मेरे कंपोनेंट्स। अब देखो इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0, जितनी फोर्स नीचे उतनी ऊपर, जितनी इस साइड उतनी उस साइड। कंपेयर कर दें, मैंने बोला पहले इस वाली को फोर्स को ले लेते हैं, एम ए किसके इक्वल, टी साइन थीटा के, एम जी किसके इक्वल, टी कॉस थीटा के। इसे ले लो इक्वेशन 1, इसे ले लो इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं क्या मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कर देता हूं मैं दोनों को डिवाइड। जैसे मैंने बोला डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इधर क्या बचा, a अपॉन जी, यहाँ t से t कट गया, यहाँ m से m कट गया था, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये बन गया मेरा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स a अपॉन जी। क्या ये बात बोली जा सकती है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया, बस यही तो निकालना था। क्वेश्चन में क्या निकालना था, इस थीटा की वैल्यू तो निकालनी थी। तो थीटा कितना आ गया, a अपॉन जी, टेन इनवर्स में। क्या इसमें किसी को डाउट। अब और क्या निकालना है, टेंशन। दो तरीके हैं, या तो तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कर सकते हो, या सिंपल सोचो कोई वेक्टर है, वेक्टर के 2 कंपोनेंट हैं, क्या तुम इन 2 कंपोनेंट की हेल्प से निकाल नहीं सकते इसका। तो चलो इस वेक्टर के लिए देखते हैं, क्या टी साइन थीटा एम ए है, क्या मेरा एम जी टी कॉस थीटा है। तो क्या मैं दोनों की जगह नाम चेंज नहीं कर सकता, कर दिया। इसकी जगह मैं बोल दूंगा एम ए, इसकी जगह बोल दूंगा एम जी। तो मेरा टेंशन कितना हो गया, टेंशन इक्वल्स टू अंडर रूट में एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर प्लस 2 एम ए एम जी कॉस, एंगल कितना है दोनों के बीच, 90 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का थीटा होता है, तो दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री तो बन रहा है। कॉस 90 और कितना होता है, 0। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बचा कौन, इन दोनों का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एम स्क्वायर आ गया कॉमन। तो मैंने बोला टी इक्वल्स टू एम स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस जी, इस तरह बोल दिया। एम स्क्वायर, चलो स्टेप वाइज लिख देते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब मैंने एम स्क्वायर को ब्रैकेट से निकाल दिया बाहर। जब एम स्क्वायर रूट से बाहर आया तो हमें क्या मिला, सिर्फ एम, और यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, टेंशन। कोई हार्ड चीज़ थी टेंशन निकालना। एक और तरीका सुनो, मैं इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके भी टेंशन की वैल्यू निकाल सकता था। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वेक्टर नहीं आता तो भाई क्या करें, हम इनका यूज़ भी कर सकते हैं। देखो
टी साइन थीटा टी कॉस थीटा किसके इक्वल, इन दोनों। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एम ए प्लस ये, और ये दोनों क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें टी कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कहाँ गया, डिवाइड में भेज दिया मैंने। यहाँ पे क्या मिला, एम कॉमन ए प्लस जी। इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट करके या फिर माइनस कर दो, जो कट रहा होगा वो वहाँ से कैंसिल कर सकते। करने के बहुत तरीके हैं, तुम लोग जिस मेथड से करना चाहो वैसे करो, हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन वेक्टर सबसे इजी मेथड है, तो हमेशा कोशिश करो, ऐसे क्वेश्चन का टाइम कम होता है तुम्हारे पास, तुम बैठ के इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे, तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्ट देखा ये वेक्टर बन रहा है, इसके दो कंपोनेंट है एम और जी, मेरे को पता है, तुरंत इनकी वैल्यू पुट करो वेक्टर के यहाँ पे और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह किए जाते हैं क्वेश्चनों को। अब बताओ सूडो फोर्स में कोई डाउट, इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, नोट डाउन कर लो। जो कर लिया नोट डाउन। अब एक कुछ सिंपल से क्वेश्चनों का आंसर दो, कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर देना, ध्यान से सुनना। जो सूडो फोर्स होती है न्यूटन के कौन से लॉ को फॉलो नहीं करती, थर्ड को। सूडो फोर्स का यूज किस लॉ को वैलिड करने के लिए आया, फर्स्ट और सेकंड, इन दो को तो वैलिड करने के लिए आया। इस पे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन लिखो एक और, 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस पे ट्राई, बेसिक क्वेश्चन है, फिर तुम लोग का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन should be provided to the wedge WEDGE so that the block of mass small m kept on wedge remains at rest with respect to wedge, question mark। डायग्राम देख लो, डायग्राम कैसा बनेगा, वेज मतलब कोई ऐसी ट्रायंगल शेप की सरफेस दे रखी है, ठीक है, इसी शेप का नाम क्या दे दिया हमने, वेज दे दिया। बोला इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है और ये जो मेरा वेज है ना, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है बाय ए। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बताओ इस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो मेरा ब्लॉक है ये इस पे से गिरे ना, ये इसी के ऊपर रखा रहे, मुझे यही तो फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले बताओ इसमें फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है। देखो ग्रेविटी तो लगेगी जरूर, ग्रेविटी कहाँ लगी इस पे, नीचे, एम जी। सूडो फोर्स कहाँ लगी, एम ए। जब एक्सेलरेशन उधर लग रहा है तो सूडो फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जब ए इधर लगा तो एम ए इधर लगा हमारा, तो मैंने बोल दिया मेरी सूडो फोर्स लग गई यहाँ पर। अब यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा। इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक बन गया मेरा इस तरह, एक बन गया इस तरह, इसके भी दो कंपोनेंट, एक बन गया मेरा इस तरफ और एक इसी लाइन में आ गया। अब देखो ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा और ये वाला थीटा होगा। यहाँ देखो एंगल 90, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हुआ, तो एंगल में गलत नहीं करना, ये हो गया मेरा थीटा। अब देखो तो ये वाला क्या हो गया, एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा, ये एम ए कॉस थीटा और ये एम ए साइन थीटा। बस एंगल का ही खेल है, कर डालो हो गया, बहुत बढ़िया। जिनको समझ नहीं आया वो ऐसे समझो। इस बॉक्स को नीचे ना गिरने के लिए जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ऊपर लगनी चाहिए। तो मतलब क्या मैं इन दोनों को इक्वल करके कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, कुछ इस तरह मैंने बोल दिया। इसमें जो मेरा एम ए कॉस थीटा है वो इक्वल हो गया एम जी साइन थीटा के। निकालना क्या है, ए, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम, एम से एम
कट गया और साथ में क्या आ गया मेरा कॉस थीटा। यह m कॉस थीटा कैंसिल कर दिया m से m, तो हमारा a कितना आ गया g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो कितना मिल गया a इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आ गई हमारी वैल्यू, ये थोड़ी नहीं कुछ हार्ड था। तो आप लोग ध्यान क्या रखना है, बॉक्स को हमें नीचे नहीं गिरना है। जब बॉक्स नीचे नहीं गिर रहा तभी तो वो रेस्ट पे होगा इस ब्लॉक के हिसाब से। तो ध्यान दो इसमें क्या हो रहा है, मैंने बोला नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स इक्वल है, क्योंकि मोशन सिर्फ इन्हीं डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो मैंने जब दोनों को इक्वेट कर दिया तो मेरा रिजल्ट क्या आया, यही तो आया। बस यही करना था, कर लो नोट डाउन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, what horizontal acceleration should be provided to the wedge so that the block of mass small m placed on the wedge falls freely। कर दिया हमने क्वेश्चन में चेंज, falls freely कर डालो। अब सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बट इसमें चेंज क्या आया, हमने चेंज देखा। अब ऑब्जेक्ट को हमें गिरते रहने देना है, सारी कंडीशन सेम है। डायग्राम में बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। सेम डायग्राम से कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में, बस एक सिंपल सी चीज़ बोली गई है। ये मेरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रखा है बॉक्स, यहाँ बन रहा है एंगल थीटा, इसका मास है m, और हमें कुछ नहीं बोला। एक्सेलरेशन जहाँ लगाना है लगाओ, जैसे करना है करो, सब तुम्हें खुद करना है। सिर्फ हमें डायग्राम इतना ही गिवन है, खुद से करो। हो जाओ शुरू। ऐसे इमेजिन करो ना, देखो यहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, जब मैं आगे जा रहा हूँ तो साथ में जा रही है, लेकिन जब मैं पीछे जाऊँगा तो क्या मैंने इनको अटैच कर रखा है जो ज़रूरी इसके साथ पीछे ही जाए। ऐसे क्या होता है, चीज़ गिर जाती है। जब भी हम किसी चीज़ को बैकवर्ड मोशन करते हैं ना, ऐसे देखो ये मेरी बॉडी है, जब मैं इसको पीछे की तरफ धक्का दूंगा तो ये वाला जो है इस पर पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, और इसको जाना कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये ईजिली डाउनवर्ड मोशन करेगा। तुम लोग को याद क्या रखना है, ध्यान से सुनो। डायग्राम क्वेश्चन में कुछ इस तरह का गिवन है, हमें याद क्या रखना है, जब हम फॉरवर्ड मोशन करते हैं ना तो ये नीचे स्लोली गिरेगा, जब हम बैकवर्ड मोशन करेंगे तो नीचे तेजी से गिरेगा। बस इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। बस इतना ही था इसमें, करके बताओ अब कितना आएगा। तो क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसको करके बता रहा हूँ कैसे होगा। ध्यान से देखना, जिसको समझ आए वो खुद कर लेना, जिसको समझ नहीं आ रहा देख के समझना, उसके बाद फिर से ट्राई करना। देखो ये रखा मेरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m। क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात बोली गई है, इस तरह बताओ एक्सेलरेशन और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कि ऑब्जेक्ट क्या करे, फ्री फॉल करे। तो मैं क्या बोलूँगा, हमेशा याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह रखा है और मैं अगर एक्सेलरेशन इधर करा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन इस बॉडी का जो हो रहा है वो स्लो डाउन तो होगा, बट वो कभी फ्री फॉल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करूँगा तो इसके फ्री फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा क्या लेते हैं, फ्री फॉल कराने के लिए इस तरह के केस में डायरेक्शन एक्सेलरेशन की अपोजिट लेते हैं। इस बात को याद रखना। तो मैंने बोल दिया ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब मुझसे क्वेश्चन बोला जा रहा है बताओ इस ए की वैल्यू क्या होगी। हम बता देते हैं इस पर फोर्स क्या क्या लग रही है। सबसे पहले ग्रेविटी लगी कहाँ पर, नीचे mg। अब सूडो फोर्स लगी, सूडो फोर्स का धक्का दे रही है, उस तरफ देगी, क्यों, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। तो मैंने बोला ये लग गई मेरी ma सूडो फोर्स। अब देखो यहाँ बन रहा है मेरा कुछ एंगल थीटा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, कहाँ गया मैं, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। मैंने बना दिए दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बन गया मेरा इस तरह, एक कंपोनेंट बन गया इस तरह। इसके भी दो कंपोनेंट बन गए, एक बन गया इस तरह और दूसरा
इस तरह दो कंपोनेंट बन गए यहाँ पे भी मेरे, इधर एक कंपोनेंट, इधर। ये एंगल कितना होता है थीटा, तो ये कितना बन गया mg sin थीटा cos थीटा, cos थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा। ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अब एक लिए देखो यहाँ पे थीटा कौन होगा, थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, तो ये एंगल थीटा, तो ये हो गया मेरा थीटा। तो इधर वाला क्या बन गया एम ए कॉस थीटा, और ये एम ए साइन थीटा। मुझे क्या बताना है, फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, जीरो लग रही है। अब ट्राई करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। एक चीज बताओ, फ्री फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, ग्रेविटी। फ्री फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, ग्रेविटी। तो ऑब्जेक्ट कैसे गिरेगा, धम से ऐसे गिरेगा। तो कौन कौन सी फोर्स लोगे, नॉर्मल और ये जो ऊपर नीचे फोर्स लग रही है कांटेक्ट फोर्स है, तो इधर क्या मैं नॉर्मल बता सकता हूँ, ये हो गया मेरा नॉर्मल। नॉर्मल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी तो हमारा पॉसिबल है। और दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने बोला नीचे इतना लग रहा है ऊपर इतना लगा, तो नॉर्मल जीरो हो गया। सिंपल बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये दोनों फोर्स इक्वल है, इक्वेट कर सकते हैं। एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा। यहाँ से ए निकाल लोगे, ए क्या आ गया एम जी कॉस थीटा अपॉन एम साइन थीटा। तो हम इसको बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू एम से एम कट गया, बचा क्या है जी कॉट थीटा, या फिर और ए इक्वल्स टू जी अपॉन टेन थीटा। कर लो नोट डाउन। हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है पहले वो जानते हैं। वो कंडीशन जिस पे किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स का अगर मैं वेक्टर सम करूं, मैंने बोला ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई फोर्स लगी, 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 मल्टीपल फोर्स लग रही है, F1 F2 F3, ये हो गया मेरा Fn, n फोर्स लगी। अगर मैं इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम करूं और मेरा आंसर आए जीरो, तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर सम करने पे जो मेरी नेट फोर्स आई अगर वो आ रही है जीरो, तो बॉडी किस में हुई, इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स का मतलब डायरेक्शन वाइज मैंने इनको माइनस कर दिया। बचपन से करते आ रहे हो, किस तरह करते थे हम, एक बॉक्स रखा है, अगर मैंने बोला इस बॉक्स में इधर लग रही है 2 न्यूटन फोर्स, इधर लग रही है 2 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स कितनी हुई इस पर, जीरो हुई। मैंने बोला इधर लग रही है 4 न्यूटन फोर्स, उधर लग रही है 2 न्यूटन फोर्स, नेट फोर्स कितनी हुई, 2 न्यूटन हुई। 4 माइनस 2, हमेशा बड़े में से छोटे को तो माइनस करते हैं। और अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके मैं बोल देता, इधर लग रही है 2 न्यूटन, इससे लग रही है 2 न्यूटन, एरो देखो पहले डायरेक्शन अपोजिट थी, अब डायरेक्शन सेम, अब कितनी हुई नेट फोर्स, 6 हो गई। तो अब इस तरह के जो केस है वो कहाँ काम आते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पुली, मैंने पढ़ाया है टेंशन, मैंने बताया है स्प्रिंग, मैंने बताया है स्ट्रिंग, सबको कंबाइन करके इक्विलिब्रियम में रख देते हैं, कुछ नहीं करते। इन सबको किस में रख देंगे, इक्विलिब्रियम में। कैसे रखेंगे, इधर देखो, पहले चलो लिख लो, हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम और लिख लो 1-2 लाइन। तो हेडिंग डाल दी सबने, इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन लिखो, इफ वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on a body, if vector sum of all the forces acting on a body is 0, then the body is said to be
said to be in equilibrium. डायग्राम बना लो, यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैंने बोला दो फिक्स पॉइंट हैं, दोनों से बंधी है कोई स्ट्रिंग और नीचे लटका दिया यहाँ पे मैंने कोई मास 10 kg। मैंने बोला यहाँ पे जो मेरा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ जो टेंशन लग रही है T1 और यहाँ जो टेंशन लग रही है T2, उसकी वैल्यू क्या होगी अगर इफ़ ये पूरी जो मेरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब इस सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स 0। तो देखते हैं फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है। सारी चीज़ इस पॉइंट पे बेस्ड है, इस पॉइंट ने सबको जोड़ रखा है, तो इस पॉइंट को ही लेके चलते हैं। इस पॉइंट पे नीचे लगा कितना 10G, या बोल सकते हैं mg। mg मतलब कर दिया मल्टीप्लाई 100। नीचे लगी 100 न्यूटन फोर्स। वेक्टर के कंपोनेंट एक बन गया इधर, एक बन गया इधर। ये 30 तो ये भी 30। इसके कंपोनेंट क्या हो जाएगा एकदम T1 cos थीटा और इसका T1 sin थीटा। अब एक चीज देखो, जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0। जितनी नीचे लगी उतनी ऊपर, जितनी दाएं उतनी बाएं। तो देख के बताओ, नीचे 100 लग रही है तो ऊपर 100। तो T1 sin थीटा की वैल्यू 100। क्या यहाँ से T1 आ जाएगा? थीटा कितना है 30 डिग्री। तो मैंने बोल दिया T1 sin 30 इक्वल्स टू 100। तो T1 कितना हो गया? ये हो गया मेरा sin 30 1/2। 2 वहाँ चला गया मल्टीप्लाई, तो हो गया 200 न्यूटन। ध्यान से सुनो कैसे हुआ, चलो स्टेप वाइज कर देता हूँ। T1 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 100। तो T1 हो गया मेरा 200 न्यूटन। क्या मुझे T1 मिल गया? क्या मुझे थीटा पता है? अगर मुझे T2 निकालना है, T2 किसके इक्वल होगा? T1 cos थीटा। सिस्टम किस में? इक्विलिब्रियम में। तो मैं बोल सकता हूँ T2 इक्वल्स टू T1 cos 30 डिग्री। cos 30 √3/2 कर दे पुट। तो क्या मिल गया मुझे? T2 इक्वल्स टू 200 इंटू √3/2 जो कि होता है मेरा 100 √3 न्यूटन। ये आ गई मेरी T2 की वैल्यू। क्या किसी को डाउट? अब कर सकते हो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, नोट डाउन करो, इसको डाल लेना एज अ एग्जाम्पल। क्या डालो? चलो इक्विलिब्रियम पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखो। In the given figure, if all the forces are in equilibrium, then calculate F1 and F2। इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है, हमें बोला है F1 और F2 की वैल्यू निकाल के बताओ। कर डालो। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, सोच के करना। तो एक काम करो, सब पहले इस पॉइंट पे लगने वाली सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दो, जितनी तुम ड्रॉ कर सकते। इस पॉइंट को ले लो अलग से कहीं पर और फिर इस पर ड्रॉ करके बता दो सारी फोर्स जो लग रही हैं कुछ इस तरह। चलो मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। मैंने बोला ये रहा मेरा पॉइंट, एक फोर्स लगी इस पर ठीक नीचे 10 न्यूटन, एक लगी कुछ इस तरह, ये भी 10 न्यूटन। एक आ रही है मेरी इस तरह जो है मेरी F1, और एक जा रही है, अगर मैं इसको यहाँ एक्सपेंड कर दूँ 60 डिग्री, और यहाँ पे इस तरह, ये क्या मेरा F2। ये सारी फोर्सेस गिवन है। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट बना सकते हैं हम। कंपोनेंट कैसे बनते हैं? पहले इसके कंपोनेंट देखो,
कहाँ बनेंगे? चलो खुद से कंपोनेंट बनाओ पहले, फिर करो, फिर बताता हूँ। कंपोनेंट तो बना लोगे, बना डालो। अगर मैं इस F2 के कंपोनेंट बनाऊं, कहाँ बनेंगे? एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। अगर ये 60 है तो क्या ये 60 होगा? ये कैसे होगा वो जानो। ये 60, अगर यहाँ मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता, वहाँ जो एंगल बना वो भी 60, वो 60 तो ये 60। ऐसे सोचो, इस लाइन के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, इधर जो एंगल बन रहा है क्या वो 60 होगा? अगर ये 60 तो ये भी 60, तो ये एंगल मुझे 60 मिल गया। अगर ये 60 तो ये 90 माइनस 60, ये 90 माइनस 60 तो ये 60, तो ये एंगल भी क्या बन गया मेरा? 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इसमें क्या किसी को डाउट? ये तो हमारा सबसे बेसिक चीज़ है ना। अब मैंने बोला इस कंपोनेंट का क्या नाम? F2 cos 60 डिग्री, और ये F2 sin 60 डिग्री। इस पे और क्या फोर्स लग रही है? इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे 10 न्यूटन के, एक बना इधर, एक बना इधर, एंगल इसके साथ, तो ये क्या हो गया? 10 cos 60 डिग्री, और ये 10 sin 60 डिग्री। सारी फोर्स तो मिल गई, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ वाली फोर्स किसके इक्वल? इधर वाली फोर्स के। ऊपर वाली किसके इक्वल? नीचे वाली के। क्या कंपेयर करके सॉल्व कर नहीं सकते हम? ऊपर वाले में वेरिएबल कितना? बस एक F2 ही तो है, बाकी सब तुम जानते हो। sin 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, F2, और नीचे 10। बस सॉल्व भी तो करना है। सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करेंगे, समझो। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। मैंने सारी फोर्सेस बता दी, फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं। जब इक्विलिब्रियम में होता है तो जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे, जितनी दाएं उतनी बाएं, ऐसे ही तो होता है। तो देख लेते हैं, ऊपर नीचे वाली देखते हैं पहले। नीचे लगा 10 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। ऊपर इन दोनों का सम, F2 sin 60 प्लस 10 cos 60। कर देते हैं इसको सॉल्व, न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर रहे हैं। तो F2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 माइनस 10 cos 60 अपॉन sin 60, ऐसे बोल सकते हैं। कर देते हैं सारी वैल्यू पुट। 10 माइनस 10 इंटू cos 60 1/2 अपॉन √3/2 हो गई इक्वेशन। कर दोगे इसको सॉल्व? कर देते हैं। 10 माइनस 5, 5, 2 नीचे डिवाइड क्या ऊपर चला गया, कितना आ गया? अपॉन √3, तो आ गया आंसर 10 अपॉन √3। किसकी वैल्यू? F2 आ गया हमारा। अब और क्या निकालना है हमें? अब हमें F1 निकालना है। F1 के लिए क्या करोगे? यहाँ लगने वाली फोर्स, ध्यान से देखना, ये जो फोर्स लग रही है किसके इक्वल? यहाँ लगने वाली सारी फोर्सेस के। F1 प्लस 10 साइन थीटा इक्वल्स टू F2 cos थीटा। यही तो करेंगे हम। कर डालो इसको सॉल्व, या करके बताऊं? चलो कर रहा हूं, देखो यहाँ हमारा F2 आ चुका है। कर देते हैं पुट। F2 cos 60 इक्वल्स टू 10 sin 60 प्लस F1 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेम डायरेक्शन है। कर दिया मैंने इसको सॉल्व। निकालना क्या है? F1, ये आ जाएगा यहाँ माइनस में, तो F1 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? F1 हो गया हमारा F2 cos 60 माइनस 10 sin 60। F2 की वैल्यू अभी निकाली 10√3, तो आ गया 10√3 इंटू 1/2, सॉरी, तो आ गया हमारा 10 अपॉन √3 इंटू 1/2 माइनस 10 इंटू √3/2। सॉल्व कर देंगे? कर देते हैं। तो कितना आया? कैंसिल हो गया, 5 अपॉन √3 हो गया, 5 अपॉन √3 माइनस 5√3। एलसीएम ले लेंगे, 3 3 ज़ा √3 इंटू √3 3, अब भी थोड़ी नहीं 9 रहेगा, तो कितना हो गया? एलसीएम लिया तो नीचे आया √3, ऊपर आ गया मेरा 5 माइनस 5 इंटू 3 डेट इज माइनस 10 अपॉन
√3 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ गई? F1। इस तरह निकालते हम F1 और F2। सबसे सिंपल टॉपिक है इक्विलिब्रियम। बैलेंस करना आ गया, मतलब सब आ गया। याद क्या रखना है? जितनी फोर्स ऊपर लगी उतनी फोर्स नीचे लगेगी। कर डालो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में एक सिंपल कंडीशन दी गई है। एक अकेला डायग्राम है कुछ इस तरह का। इसमें बोल दिए यहाँ से बन रहा है एंगल 30 डिग्री, यहाँ से बन रहा है एंगल 60 डिग्री, और नीचे कोई बॉक्स लटक रहा है यहाँ पर जिसका मास है 5 kg। 3 स्ट्रिंग, तीनों पर लगी है टेंशन। यहाँ लग रही है मेरी T1, यहाँ लग रही है T2, यहाँ लग रही है T3। डायरेक्शन दे देते हैं। बता दो क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग T1 क्या है, T2 क्या है एंड T3 क्या है। T1, T2, T3 की हमें वैल्यू निकालनी है। करके बता दो। चलो मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ किस तरह करेंगे। ध्यान से देखो, नीचे कितनी फोर्स लगी? mg, जो कि हो गई मेरी 50। इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, तो जितनी नीचे उतनी ऊपर। तो T3 कितना हो गया? 50 हो गया। अब मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, क्या मैं इसके कंपोनेंट बना सकता हूं फोर्सेस के जितने लग रहे हैं? इधर देखो, एक फोर्स लगी इधर, एक फोर्स लगी इधर, एक फोर्स लगी इधर। नीचे जो लग रही है वो कितनी है? 50। अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूं ऊपर कितनी लग रही है, तो वो भी 50 होनी चाहिए। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इधर और एक बनेगा इधर। अगर ये 30 तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये एंगल भी 30, जिसके साथ एंगल वो साइन कॉस कॉस। तो ये क्या हो गया मेरा? T cos 30। T1 T2 1 है, T1, और ऊपर T1 sin 30। सेम इसके लिए भी कंपोनेंट बन सकते हैं। एंगल कितना है यहाँ पर? 60। यहाँ क्या लिखोगे? T2 cos 60 और ये T2 sin 60। अब एक चीज़ बताओ, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगी, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। क्या T1 T2 की दो इक्वेशन बन जाएगी? क्या हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके T1 T2 निकाल नहीं सकते? वैसे भी तो कर सकते हैं। कर डालो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। देखो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन करके बता देता हूँ। यहाँ आ गई मेरी T1 cos 30 इक्वल्स टू T2 cos 60। cos 30 कितना? √3/2, तो हो गया 3/2। T1 इक्वल्स टू कितना? 1/2, तो यहाँ क्या आ गया? T2/2। एक मिनट। cos 60 1/2 होता है, गलत करा दिया। cos √3/2 तो 3 लिखा था। अच्छा, चलो देखते हैं, सॉल्व करके बता रहा हूँ। आगे देखो, जनरल इक्वेशन यहाँ से बनेगी T1 cos 30 इक्वल्स टू T2 cos 60। मैंने कर दी इनकी वैल्यू पुट। cos 30 कितना? √3/2, तो हो गया √3/2 T1 इक्वल्स टू कितना? 1/2 T2। 2 से 2, तो दोनों के बीच कोई रिलेशन बन गया। तो मुझे क्या मिल गया? T2 इक्वल्स टू √3 T1। अब एक चीज़ देखो, जितनी फोर्स ऊपर लगी उतनी नीचे। रहने में क्या डाउट? आ गया। अच्छा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल? 50 के। लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, डायग्राम हटा देते हैं। इधर देखो, मैंने बोला T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 किसके इक्वल? 50। sin 30 1/2, तो T1/2 प्लस T2 की वैल्यू क्या पहले ये बताओ? √3 T1, तो हो गया √3 T1 sin 60 √3/2। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। किसके इक्वल? यहाँ पे 50। कर सकते हैं सॉल्व, एलसीएम ले लें। 2 T1 प्लस 3 T1 इक्वल्स टू 50। कर देंगे इसको सॉल्व। कितना मिल गया हमें? 2 चला गया उधर, तो 25 आ गई हमारी वैल्यू। T इक्वल्स टू 25 न्यूटन। यहाँ आया 4, इधर आया 2, 2 गया तो 100, 100/4 25। T1 मिल गया। क्या इधर पुट कर सकते हैं वैल्यू? तो T2 क्या हो जाएगा?
25√3 आ गई मेरी तीनों वैल्यूज, यही तो थी। T1 कितना आया 25 न्यूटन, T2 कितना आया, बहुत बढ़िया 25√3 न्यूटन। ऐसे ही तो करना था हमें। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम कल। कर लो।